चलिए बच्चियों, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो हमने कल छोड़ा था रेवोल्यूशन चैप्टर में पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपना। कल हमने पढ़ा दिया था आपको केपलर के नियम फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, और आज हम पढ़ाने वाले हैं थर्ड रूल। ठीक है ना बच्चियों? तो थर्ड रूल किस तरीके से है, तो इस तरीके से ज़रा समझिएगा। केपलर का क्या कहना था बच्चियों? केपलर का सोचना ये था कि यदि कोई एक प्लैनेट है और वो ये प्लैनेट ये रहा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर बदलता हूँ बच्चियों। है ना बच्चियों, ये मेरा कोई प्लेनेट इस जगह पे है। ठीक बच्चियों, प्लेनेट इस पे है और किस तरीके से बच्चियों यार समझने की कोशिश। ये एक मेजर एक्सिस है और ये इसकी वाली एक्सिस है, ठीक है ना बच्चियों। तो भी मैं कलर में चेंज कर देता हूँ बच्चियों। चलिएगा, तो कोई प्लेनेट है, जैसे मेरा एक प्लेनेट है बच्चियों यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये प्लेनेट है इस जगह पे, ठीक है, ये प्लेनेट है और इसके लिए जो मेरा सन है वो यहाँ पे बच्चियों, ठीक है ना बच्चियों। और इस सन से इसकी जो दूरी है बच्चियों ये इस तरीके से है। इस सन से इसकी जो दूरी है ये है, जरा देखिएगा बच्चियों, ये रही, ठीक है ना। अगर इसकी मैं मेजर एक्सिस ए मान लूँ, क्या मान लूँ बच्चियों, वाली मेजर एक्सिस है या A1 मान लीजिए, ठीक है ना बच्चियों। तो केपलर का क्या कहना था थर्ड रूल में कि जब ये प्लैनेट यहाँ से घूमना शुरू कर दिया, ये यहाँ से घूमना शुरू किया इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से घूमेगा और घूमते हुए पूरा एक चक्कर लेने में कितना टाइम पीरियड ले ले बच्चियों, T1। कितना टाइम ले ले बच्चियों, T। इस तरीके से T1 टाइम लेता है ना बच्चियों, T1 टाइम लेता है। अब ऐसे ही एक दूसरा प्लैनेट है, ऐसे ही एक दूसरा प्लैनेट है, वो भी मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चियों, जरा देखिएगा, ये रहा, ठीक है ना। देखिएगा, एक दूसरा प्लैनेट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चियों, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्लैनेट है, ये रहा, ठीक, ये प्लैनेट है। इसकी इस प्लैनेट से जो दूरी है बच्चियों ये इस तरीके से है, और इसकी जो मेजर एक्सिस है वो चेंज है अब, ठीक है बच्चियों। मेजर एक्सिस है वो यहाँ से कितनी है बच्चियों, ये रही है, ठीक है बच्चियों। बच्चियों जरा देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एक प्लैनेट है, पहले प्लैनेट की मेजर एक्सिस A1 है और दूसरे प्लैनेट की मेजर एक्सिस कितनी बच्चियों, A2, A2, है ना। और जब ये यहाँ से घूमता है, टर्न करता है, तो ये समय कितना लेता है। अब सुनिएगा, दैट्स मीन क्या होगा कि जो केपलर ने जो थर्ड नियम दिया था, वो थर्ड नियम जो आया था वो किसी एक प्लैनेट के लिए नहीं था, ये कम से कम दो प्लैनेट के लिए था। यानी कि ये कंपेरिजन के लिए था, दो प्लैनेटों के कंपेरिजन में, कि यदि कोई भी प्लैनेट इस तरीके से घूम रहे हैं, इसकी मेजर एक्सिस जो है वो A1 A2 है, तो थर्ड रूल क्या कहता है, प्रति नियम क्या कहता है बच्चों, ये कहता है अपना प्रति नियम, ये कहता है कि यदि कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट का जो आवर्तकाल है, एक चक्कर में लिया गया जो समय है उसका वर्ग किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी जो मेजर एक्सिस है, जो दीर्घ अक्ष है, उसके अर्ध के बराबर, यहां से समान।
अर्ध दीर्घाक्ष के बराबर होता है, दीर्घाक्ष के क्यू के बराबर होता है, क्यू के प्रोपोर्शनल होता है ए, इस तरीके से प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला उन्होंने, दोबारा से बोले वो, मैं बता रहा हूँ क्या बोले थे कि यदि कोई प्लैनेट किसी भी नाभि पर रखे सूर्य के चारों ओर घूमता है तो घूमते समय उसके जो आवर्तकाल का वर्ग है वो उसकी अर्ध दीर्घाक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। हम क्या गलती कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये इससे दूरी के क्यूब के, इसकी अर्ध दीर्घाक्ष, ठीक है ना, और ये एवरेजन सूर्य से औसत दूरी मान ली जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है ये कि ये अर्ध दीर्घाक्ष है। तो उन्होंने एक प्लैनेट के लिए ये बोल दिया, मान लीजिए ये मेरे प्लैनेट के लिए T1 के लिए है और ये मेरा T1 के लिए है, और दूसरे प्लैनेट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A2 क्यू, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैंने दोनों को क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो T1 बाई T2, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, A1 A2 का क्यूब, है ना बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना तीसरा नियम दिया। तीसरा नियम क्या था पूरा, कि जब कोई प्लैनेट किसी भी सूर्य के किसी भी नाभिक पर स्थित ग्रह के सूर्य के चारों ओर घूमता है तो घूमते समय उसका जो आवर्तकाल है उस आवर्तकाल का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घाक्ष के क्यू के समानुपाती होता है। ये दो प्लैनेटों के लिए या दो से अधिक प्लैनेटों के लिए कंपेयर के लिए रखा गया है। तो इस तरीके से उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, ठीक ना बच्चों, और ये फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ इस तरीके से, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, थर्ड रूल। तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, अपना निष्कर्ष ये निकला कि यदि मैं फर्स्ट रूल की बात करूं तो उन्होंने फर्स्ट रूल दिया था। फर्स्ट रूल का निष्कर्ष ये था कि जब भी कोई प्लैनेट घूमता है तो प्लैनेट घूमते समय कभी भी वृत्ताकार मार्ग में नहीं घूमता, वो एक इलिप्स के रूप में घूमता है। किसके रूप में घूमता है, इलिप्स के रूप में घूमता है, ठीक है ना। और इलिप्स में घूमते हुए वो क्या करता है बच्चों, इस तरीके से घूमता है, जो उसकी जो नाभियाँ हैं, वो जो नाभियों को जो कैसे रखता है, नाभियों को रखता है बच्चों, ये रही नाभि, इस तरीके से रखता है बच्चों, ये रही इसकी दीर्घाक्ष और ये रही बच्चों नाभियाँ, ये नाभि एक, ये रही, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या था, वृत्ताकार मार्ग में ना घूम करके ये इलिप्स में घूमता है। नाभियों की स्पेशलिटी क्या थी, क्योंकि स्पेशलिटी ये थी कि किसी एक ग्रह से जो दूरियां हैं के ऊपर सदैव कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, क्या रहेगा, यानी कि R1 प्लस R2 इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं की दूसरी शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि ये इस समीकरण को फॉलो करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। एक तीसरी शर्त क्या थी कि इसका जो मूल बिंदु है यहाँ पे, मूल बिंदु, उस मूल बिंदु से यदि इसकी एक नाभि की दूरी सी हो और इसकी अर्ध दीर्घाक्ष कितनी हो बच्चों, ए, अर्ध दीर्घाक्ष कितना हो, ए हो, तो इसकी सी बाई ए ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो फर्स्ट रूल की ये सारी विशेषताएं थी, ठीक है ना, सी बाई ए ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ये कांस्टेंट रहती है। तो फर्स्ट रूल ये था। सेकंड रूल क्या था बच्चों अपना, सेकंड रूल ये था, सेकंड रूल क्या कह रहा था अपना, कि जब भी कोई ग्रह इसके चारों तरफ घूमता है तो घूमते समय क्या रखता है कि किसी एक नाभि पे तो सूर्य होगा, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए सूर्य कहाँ पे बच्चों, इस जगह पे है ना बच्चों, है ना, इस तरीके से है बच्चों। मान लीजिए सूर्य इस नाभि पे है बच्चों, यहाँ पे, है ना, ये रहा सूर्य। इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम ये कहता है कि जब ग्रह हो तो ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है बच्चों वो कैसी होती है, होती है, और क्षेत्रीय चाल से दो निष्कर्ष निकले थे। चाल से कितने निष्कर्ष निकले थे, दो। कौन से निकले थे, थर्ड रूल, सेकंड रूल में पहला नियम ये निकला था कि जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो इसकी स्पीड कैसी होती है, ज्यादा, और जब ग्रह सूर्य से दूर होती है तो इसकी स्पीड कैसी होती है, स्लो, अर्थात v प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, 1/r, ठीक है ना, जहां r क्या है, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या निकला था, एक दूसरी प्रॉपर्टीज ये भी निकली थी, इसी का दूसरा पॉइंट क्या निकला था बच्चों, दूसरा पॉइंट ये निकला था कि जब भी ये ग्रह घूमता है तो अपने उस नाभिक पे सूर्य को रखेगा जिससे घूमते समय क्या रहे, इसका कोणीय संवेग कैसा रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे, कोणीय संवेग कैसा रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक तीसरी स्पेशलिटी और थी इसकी, क्या थी तीसरी स्पेशलिटी, कि जब भी ये ग्रह घूमता है तो यहाँ पे घूम रहा होगा तो घूमते समय
सदैव यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहेगी बच्चों इसकी? क्या रहेगी बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। दैट्स मीन क्या बच्चों कि भाई ग्रह घूम रहा होगा तो उसमें कौन सी चीजें होगी? दो चीजें होगी, एक तो गतिज ऊर्जा होगी और एक कौन सी ऊर्जा होगी बच्चों? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये चीजें होगी उसकी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। और ये टोटल कैसी रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। और गतिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? माइनस ऑफ जी एम एम बाई, ये क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। तो दैट्स मीन क्या है कि जब मेरा दूसरा रूल होगा, दूसरे रूल में ये तीन कंडीशन होगी, एक v प्रोपोर्शनल टू 1/r, v प्रोपोर्शनल टू 1/r, और एक सेकंड कंडीशन क्या होगी? mbr इक्वल टू कांस्टेंट, mbr इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट, अर्थात हाफ mv² माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर। ये m क्या है बच्चों? सूर्य का द्रव्यमान, और ये क्या है? ग्रह का द्रव्यमान, ठीक है ना। अच्छा, मैंने थर्ड रूल क्या बताया बच्चों आपको? आज ही बताया थर्ड रूल। ये बताया थर्ड रूल क्या बताया यार, सुनिएंगे कि कोई भी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। ये रहा, ये घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। तो इसका नियम क्या है बच्चों? अगर सूर्य यहाँ पर है, अगर सूर्य यहाँ पर है और इसकी जो ये दीर्घाक्ष है वो इतनी है, ठीक है ना, इसका सेंटर ये रहा, यहाँ से इतनी कितनी दूरी पर बच्चों? ये सी दूरी पर, ठीक है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों? ए। और कोई ग्रह कितना है? ये रहा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्रह द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय का वर्ग t², इसके प्रोपोर्शनल होगा उस दीर्घाक्ष के अर्ध दीर्घाक्ष के क्यू के समानुपाती होता है। ये हमेशा दो ग्रहों के लिए मान लगाया जाता है, या दो से ज़्यादा कंपेयर के लिए बनाया गया ये फॉर्मूला, जिससे हमें सूर्य की औसत दूरी पता चल जाती है कि कौन सी ग्रह की कौन सी औसत दूरी है ना। चलिए अब मूव ऑन, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। बच्चों ये समझ में आए ना? जरा देखिए, फर्स्ट रूल की ये प्रॉपर्टीज थी कि सूर्य जब भी ग्रह घूमेगा तो सर्कल में नहीं घूमेगा, ठीक है ना। किस में घूमेगा? दीर्घवृत्त में घूमेगा। दीर्घवृत्त की कितनी दो नाभियां होती हैं, एक S1 एक S2। और स्पेशलिटी क्या होगी इसकी? S1 S2 में से इसकी स्पेशलिटी कैसे रखेगा कि कौन सा नाभिक होगा, कौन सी नाभियां रखेंगे? तो इसके लिए क्या बोला कि यदि ग्रह की दूरी ये वाली R1 ये वाली R2 हो तो ये कांस्टेंट, ये इतना। अगर ये समझ में नहीं आए तो कल की जो वीडियो है उसको दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ये कल वाला था इसलिए मैंने रिवीजन किया। ये भी कल वाला था कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो अपनी क्षेत्रीय चाल क्या रखता है? नियत रखता है। उसके रिजल्ट क्या आए थे कि जब ग्रह सूर्य के पास हो तो स्पीड ज़्यादा, और जब ग्रह सूर्य से दूर हो तो स्पीड कम। फिर सेकंड रिजल्ट क्या आया था कि MBR, कोणीय संवेग संरक्षण। ये क्या है बच्चों? कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में काफी कि बताइए केपलर का सेकंड रूल किस पे आधारित है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर एग्जाम में कोणीय संवेग संरक्षण है तो ये सही है, अगर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है तो ये सही है, और दोनों हैं तो दोनों सही है। अगर दोनों में से किसी एक को पकड़ना है तो प्रीफर किसको करेंगे? इसको करेंगे प्रीफर, ठीक है ना बच्चों। चलिए आज हम आगे की तरफ चलते जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। ठीक, तो चलिएगा समझते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। ठीक, जैसा कि गैलीलियो ने ही बोला था कि जब भी दो पिंडों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो यदि उनकी द्रव्यमान के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। यदि मेरे पास कोई दो पिंड है बच्चों, इस तरीके से दो पिंड है मेरे पास, ठीक है ना। क्या देखिएगा, ये रहे एक पिंड, ये रहा मेरा, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा एक पिंड है बच्चों और एक दूसरा पिंड है बच्चों, जरा देखिएगा दोनों के बीच की बच्चों आर, दूरी कितनी है? आर, ठीक है ना। ये दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? आर दूरी पे। तो जब न्यूटन ने इन सभी के स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जब अपनी एक प्रीफर थ्योरी दी, तो थ्योरी देने के बाद क्या बोला है? ये बोले वो कि यदि इसका द्रव्यमान m1 है, यदि इसका द्रव्यमान कितना है बच्चों? m2,
तो इन दोनों के बीच इनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है भाई, इसको ये खींचेगा और इसको ये खींचेगा, ये इसको खींच रहा है, ठीक ना। लगने वाला जो बल है वो क्या होगा बच्चों, एफ इज प्रोपोर्शनल टू दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। क्या होगा, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, ये बताया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को मैं क्या कर दूं बच्चों, कंबाइन, ठीक है ना। जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन ने ये बोल दिया, ठीक है ना। अब जब न्यूटन ने ये बोला तो भाई अब प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्यों आएगा कांस्टेंट, भाई ये फोर्स एक कांस्टेंट वहाँ 1 आता है जहाँ पर पहली बार फोर्स की हम क्या कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। यहाँ फोर्स पहली बार विवेचना नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है पहले से, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी बार हो रहा है तो हम एक यहाँ पे कांस्टेंट लेके आते हैं, ये रहा जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा, है ना बच्चों। तो ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है कि बताइएगा कि ये जो है ना, ये रहा, है ना, ये फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकल गया, एफ बराबर जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। ये दो द्रव्यमान है m1 m2, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है एफ बराबर जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। जहाँ जी क्या होगा बच्चों, जहाँ जी होना है आपका, जहाँ जी होगा, जहाँ जी क्या बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना। अच्छा, ये जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी लेबोरेटरी में प्रयोगात्मक अध्ययन किया किसने किया, हेनरी क्वेंडिस ने। और हेनरी क्वेंडिस ने जब इसका अध्ययन किया और अध्ययन करके जब मान निकाला तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई, जो जी बराबर निकल के आया, वो कितना निकल के आया बच्चों, 6.67 10 की पावर माइनस के 11, ठीक है ना। यूनिट क्या निकल के आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट निकल के आएगी, ठीक है ना बच्चों। तो पूछा भी जाता है कि इसका मान किसने दिया, इसका मान किसने दिया बच्चों, हेनरी क्वेंडिस दिया था, ई क्वेंडिस उन्होंने मान दिया था इसका। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है ना, कि कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो दिया था वो किसने दिया था, 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, किसने दिया था, हेनरी क्वेंडिस ने दिया था, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, तो क्या है, अगर मैं जी की विमा निकालूं, मुझे देखो मात्रक याद नहीं रखना, रटना कुछ भी नहीं है। अगर इस मात्रक को करना है तो यहाँ से निकाल लीजिए, किस तरीके से निकालोगे मेरा बच्चों, जरा देखिएगा, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या आया है बच्चों, एफ बराबर जी m1 2 बाई आर स्क्वायर, तो जी बराबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ से एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2। अब मात्रक लिख लीजिए, अगर मुझे मात्रक देना है तो मात्रक कैसे दोगे बच्चों, इस तरीके से दोगे, मात्रक ऐसे दोगे, एफ का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, आर का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, m1 का मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम, m2 का भी मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, तो क्या मात्रक बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसलिए इसी की विमा भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, विमा, ना बल की विमा रख दीजिए, बल की विमा क्या होती है बच्चों, एम एल ई माइनस 2, फिर मीटर क्या है बच्चों, लंबाई, लंबाई का मात्रक है ना, तो लंबाई की विमा क्या होती है, एल, तो स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, ये रहा बटे, ठीक है। तो कितनी विमा आ जाएगी बच्चों, यहाँ देखिएगा, किलोग्राम की बच्चों क्या विमा होती है, एम, ठीक है ना, और दूसरे किलोग्राम की विमा क्या होती है, एम, कितना हो जाएगा बच्चों, क्या देखिए, एम, देखो L2 तो एल क्यू ई माइनस 3, और ये ऊपर आएंगे तो कितना हो जाएगा, एम माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, देखो -2 में से एक एम जाएगी तो एम माइनस 1 L3 ई माइनस 3, ठीक है ना। ये विमा निकल के आई, तो विमा क्या होगी बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, ये याद रखनी है बच्चों आपको, विमा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ये होती है ना, सभी को याद रखनी है,
इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है, एक वहाँ याद रखनी है। अच्छा, एक और बात बच्चों समझना, ये जो जी की वैल्यू है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब कहीं पे भी चले जाइए आप, कहीं पे भी हमेशा इसका मान कैसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप चाहिए तो धरती पर रहिए, चंद्रमा पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, जी की जो वैल्यू है वो कभी नहीं बदलेगी, जितनी है वो उतनी रहेगी। कभी कभी पूछ लेगा कि जी की वैल्यू बदलती है या नहीं, तो कभी नहीं बदलती, जो है वो है। और सार्वत्रिक का मतलब क्या है, हर जगह पे, कहीं पे भी चली जाइए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे चली जाइए, वैल्यू सदैव यही रहती है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा जी, अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर ये फोर्स एफ की वैल्यू जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, ये कहीं पे भी चली जाइए नहीं बदलता, क्या ये फोर्स ऐसे बदल सकता है बच्चों, जरा देखिएगा, मैं बदलना चाहूँ, देखिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों द्रव्यमानों को जो वहाँ पे द्रव्यमान रखे थे मैं पानी में रख दूँ, कहाँ पे रख दूँ बच्चों, पानी में, किस तरीके से रख दूँ जरा देखिएगा, ठीक है ना। मैंने इनको क्या किस में रख दिया बच्चों, पानी में, ठीक है ना। ये रहा बच्चों पानी, देखो मैं इन दोनों द्रव्यमानों को किस में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वही जो द्रव्यमान है वो वाले, ठीक है ना, जैसे जरा देखिएगा, ठीक है ना, जरा देखिएगा, ठीक है ना, ठीक, ये रहे। अब मैंने इसको किस में रख दिया बच्चों, पानी में, कितनी दूरी पर रख दिया, जितना वहां पे रखा था आर दूरी पे, कितनी दूरी पर रख दिया, आर दूरी पे, ठीक है ना। द्रव्यमान कितना है बच्चों, m1 m2, ठीक है ना बच्चों, ये है, और पानी के अंदर रखे हुए हैं। तो बताइए, जब पानी के बाहर थे, ये पानी के कहाँ थे, बाहर, जब पानी के बाहर थे, पानी के कहाँ पे थे ये, बाहर, जब ये यहाँ पे थे पानी के बाहर, ठीक है ना, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, कितनी दूरी पर, आर दूरी पे, तो फोर्स कितना लग रहा था बच्चों, m1 m2 में, आपको पता है, भी निकला था ना, F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही था। अब मैंने यही सिस्टम पूरा का पूरा ये सिस्टम ले जाके कहाँ रख दिया है, पानी में रख दिया है, ठीक है ना। देखो कैसे करके रख दिया है, आपको ऐसे ही कर लेते ना, ये मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम ले जाके पानी में रख दिया है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये मैंने पूरा का पूरा ले जाके किस में रख दिया, जैसे उठाया और पानी में ले जाके रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना बच्चियों। तो बताओ, अब फोर्स अभी जी एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर था, अब बताओ फोर्स कितना लगेगा, क्या अब इतना ही लगेगा जितना है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चाहे पानी में रखी ले जाके, ये मैंने पानी में रख दिया ले जाके, और चाहे मैं उठा करके कहाँ रख दूँ बच्चियों, मीडियम में, चाहे मैं उठा के कहाँ रख दूँ, मीडियम में, मैंने जगह देखिएगा, मैं इसको कहीं पे भी उठा के रख सकता हूँ, इसको उठा करके बाहर रख दूँ, चाहे पानी में रख दूँ, चाहे किसी भी जगह पर रख दूँ, तो फोर्स ऑलवेज कितना रहेगा, फोर्स ऑलवेज इतना ही। मीन्स क्या है, यह बल किस पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, गुड पॉइंट है, ध्यान रखिए, यह बल किस पर डिपेंड नहीं करता, माध्यम पर डिपेंड नहीं, ठीक है ना, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है बच्चों, निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। ये बल इन पे निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर, कहीं पे भी ले जाइए, ऑयल में रख दीजिए जाके, अंतरिक्ष में जाके, या फिर वायु में ले जाकर रख दीजिए, किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना बच्चों। तो पानी में रखिए चाहे कहीं पे भी रखिए, डजेंट मैटर, फोर्स उतना ही रहेगा जितना है, ठीक है ना, क्योंकि एक ये मूल बल भी है, मूल बल कभी नहीं बदलते, ठीक है ना। जैसे आपको कभी कभी आपने इंटर में क्या पढ़ा होगा बच्चों, जितने भी हैं, आप जो 11th वाले हैं वो इंटर में जाके पढ़ेंगे, और जो एयरफोर्स वाले हैं उन्होंने इंटर में क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ा है कि जैसे ये दो चार्ज हैं, वन, बीच की दूरी कितनी है बच्चों, आर, ठीक है ना, और मैं इस पूरे सिस्टम को अभी एयर में रखा हुआ है, किस पर रखा है, इन एयर, किस पर रखा है ये, इन, ठीक है ना। जब इन एयर होता है तो फोर्स कितना लगता है, एफ बराबर 1/4 पाई नॉट, एयर के लिए के वन होता है, ठीक है ना बच्चों, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप जब इंटर में जाओगे या एयर फोर्स वालों ने इंटर में ये पढ़ा होगा, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि ये आवेशों के बीच में जब एयर में रखे होते हैं ये, तो फोर्स इतना लगता है, और इसी को ले जाके मैं किस में रख दूं, पानी में, किस में रख दूं ले जाके, पानी में, देखिएगा। तो आपको मैं सवाल पूछने की कोशिश करूं तरीके से, ठीक है? ये मैंने ले आके किस में रख दिया बच्चों, पानी में, ये चार्ज मैंने किस में ले आके रख दिया है, तो बताइएगा, जैसे मैंने ये चार्ज है ना बच्चों,
और ये चार्ज ले जाकर मैंने कहाँ रख दिया है, पानी में। और मैं तुमसे पूछूं, बताइए अब कितना बल लगेगा? क्या यही बल रहेगा? जो बल है क्या यही रहेगा? ठीक है ना बच्चों? तो जैसे ये चार्ज है मेरे, ये Q1 है और ये Q2 है, और बीच की दूरी कितनी है, R। तो बताइए अब बल इतना ही लगेगा क्या? वो भी कब? अभी Q1 Q2 को क्या कर रहा है बच्चों, धक्का दे रहा है, क्योंकि ये सेम प्रकृति के हैं, क्योंकि ये कैसी प्रकृति के, सेम प्रकृति के, तो ये इसको धक्का देगा, सेम प्रकृति के। तो जितने भी एयर फोर्स वाले हैं उन्होंने क्या पढ़ा होगा कि ये सारे धक्का दे रहे हैं। तो जब ये धक्का दे रहे हैं तो कितने बल से धक्का दे रहे हैं? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। क्या यही सिस्टम में पानी में ले जाके रख दूं तो बताइए कि ये वाला जो आवेश है, इस वाले आवेश के द्वारा इस वाले आवेश पर कितना धक्का लगेगा? धक्का लगेगा वही रहेगा या बदल जाएगा? तो आपने क्या पढ़ा होगा, पढ़ा तो वैसे सही है लेकिन सही तरीके से समझा नहीं होगा। आपने ये पढ़ा है कि सर ये बदल जाएगा क्योंकि मीडियम बदल गया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों ही बल कैसे हैं बच्चियों, मूल बल है। ये दोनों बल कैसे हैं, मूल बल। समझने की कोशिश करिएगा। ये यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, एयर में रखे थे तब फोर्स ये, और मीडियम में रखे हैं तब फोर्स ये, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई एयर में भी ये इसको खींच रहा था, ये वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा। ये वाला भी क्या करेगा, इसको खींच। तो मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, खींच रहा है। तो खींचते समय ये फोर्स कितना लगा रहा है, F बराबर G m1m2/r²। तो एक के द्वारा दूसरे पे लगाया गया बल कभी नहीं बदलता, क्योंकि मूल बलों की ये प्रकृति है, वो कभी बदलती नहीं। अगर ये यहाँ मूल बल होने के कारण नहीं बदल रहा है तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये वाला कि ये एक आवेश दूसरे आवेश को धक्का दे रहा है, तो ये भी एक आवेश है, ये दूसरे को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है। तो एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल लग रहा होगा वो नहीं बदलेगा, ना कि कुल बल बदल जाएगा। ठीक है ना? आपने पढ़ा है ना, कुल बल क्यों बदल जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला ये लग जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ R स्क्वायर। देखो ये कुल बल है, वो तो बदल गया। कुल बल का सर तुम क्या कह रहे हो, कुल बल का मतलब ये है कि एक तो बल ये लगा रहा होगा इस पे, और एक बल कौन लगा रहा होगा बच्चों, वाटर पे जो इंड्यूस आवेश आया होगा उसके कारण। तो अभी जब हम इस गुरुत्वाकर्षण के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी की पूरी इसी जो इसको पढ़ लेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को बड़े अच्छे से पढ़ लेगा, जो स्थिर आवेश है वो पूरा पढ़ लेगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आपके पास लेके आए। आपकी डेली क्लास एक आएगी, उसको पढ़िएगा और आगे चलिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यदि आप कामयाब होना चाह रहे हैं और अपने एक ट्रैक से हट करके सफलता पाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सफलता पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। आपको नींद की त्याग करनी पड़ेगी ना। आजकल मैं नौजवानों को देखता हूँ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इन पर लगे हुए होते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें त्याग कीजिएगा। अभी आगे निकलना है तो आपको उनको त्यागना पड़ेगा। मैं भी यही कहता हूँ, अगर रॉकेट को एक खास ऊंचाई तक जाना होता है ना तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है उसे, अपना बूस्टर के बाद TLG, ठीक है, फिर क्या उसका आगे के बाद अगला इंजन, सबको वो त्याग देता है और तब जाकर के अपनी मंजिल पे पहुंच पाता है। चंद्रयान 3 है, वो भी अपना जो लैंडर है सब चीज़ों को त्यागता हुआ आगे पहुंचा था। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है सेम। यदि हमें एक ऊंचाई तक जाना होता है तो हमें सबका त्याग करना पड़ता है। हालांकि जो रास्ते में आते हैं वो हमारे मंजिल तक पहुंचाने में हमारी सहायता करते, लेकिन तुम्हें पहुंचना अकेले ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं वो हमेशा मंजिल तक जाने के लिए साथ देने के लिए हैं, ठीक है ना? तो आपको जो भी करना है वो अकेले कीजिएगा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी मूल बल होते हैं वो अपनी प्रकृति कभी नहीं बदलते, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे विद्युत बल हो। यदि गुरुत्वाकर्षण बल में एक द्रव्यमान के कारण दूसरे द्रव्यमान पर बल F बराबर G m1m2/r² लग रहा है, F बराबर G m1m2/r², एक द्रव्यमान के कारण दूसरे द्रव्यमान पर ये फोर्स लग रहा है, चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, वो नहीं बदलता। हालांकि इस वजह से भी नहीं बदलता, कुल बल भी नहीं बदलता। यहाँ पे कुल बल भी नहीं बदलता और एक बल के कारण, एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पे भी बल नहीं बदलता। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है विद्युत बल, ये एयर में रखे हुए हैं तो फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जैसे ये वाटर में पहुंच जाते हैं तब कुल बल तो बदल जाता है। कुल बल कितना हो जाता है, 1/k टाइम्स। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल कभी नहीं बदलता, चाहे वो उसे एयर में रखिए चाहे वाटर में रखिए, कहीं पे भी रखिएगा,
ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये एक मूल बल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे समझिएगा। आगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास दो द्रव्यमान है, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, आर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से ये आर दूरी पर है, ठीक है ना, और दोनों की द्रव्यमान कितनी है बच्चों, m1 m2, ठीक है ना। चलिएगा मैं आपको यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए कुछ चीजें बताता हूँ। केस 1 जो नोट पॉइंट है वो क्या रहेगा, 1। केस फर्स्ट क्या है बच्चों, केस फर्स्ट अपना, यदि ये दूरी इतनी है तब इनके बीच में फोर्स कितना है बच्चों, F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा कि यदि मैं इनकी बीच को 2 गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, आधा कर दूं, 1/4 कर दूं, तो बताइए अब बल कितना होगा। तो आप किस तरीके से करोगे कि किस तरीके से करोगे, कि कोई ओरिएंटेशन हो जाए तो किस तरीके से, क्या समझिए। अगर मैं इनकी बीच की दूरी को क्या कर दूं बच्चों, 1 2 गुनी 3 1/4 2/3 कुछ भी कर दूं, तो मैं क्या मान लेता हूं, यदि इनकी बीच में n गुनी कर दूं, क्या कर दूं, n टाइम्स। क्या देखिएगा मैं n टाइम्स कर देता हूं इनकी बीच की दूरी, ये रही, ठीक है ना। जबकि मैं द्रव्यमानों को क्या रख रहा हूं बच्चों, स्थिर। जबकि मैं द्रव्यमानों को क्या रख रहा हूं, स्थिर। जो पहले के हैं वैसे के वैसे ही द्रव्यमान रख रहा हूं, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी रख रहा हूं मैं, r, नहीं रख रहा हूं n r, भाई दुगनी कर दी है ना, n गुनी कर दी है, तो अब की बार दूरी कितनी रख दी मैंने, n r, और द्रव्यमान वही है m1 m2। तो अपने फॉर्मूले पे जाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाए, फोर्स क्या हो गया, फोर्स बदल गया, क्या बदल गया, क्योंकि न्यूटन ने बोला था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जैसे ही r बदला तो फोर्स बदल गया। तो मैंने फोर्स मान लिया F डैश, क्या मान लिया, F डैश। तो F डैश बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, G m1 m2 बट्टा दूरी का वर्ग, दूरी कितनी होगी बच्चों, एन आर का स्क्वायर, ठीक है ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके क्या मिला मुझे बच्चों, m1 m2 बट्टे एन स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या देखिए क्वेश्चन 1 से देखिएगा, वैल्यू लिखी है बच्चों ये वाली, देखिएगा ये वैल्यू किसकी लिखी है बच्चों, एफ की। ये वैल्यू किसकी लिखी है, एफ की। तो मैं इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, एफ, क्या लिख सकता हूँ, एफ बटा एन स्क्वायर। दैट्स मीन क्या है कि जो फोर्स है, जब तुम बीच की गुनी करोगे, जब तुम बीच की दूरी क्या करोगे, तो फोर्स पहले का 1/n² गुना हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने, ठीक है ना, दो द्रव्यमान है, ठीक है ना, दो द्रव्यमान है, एक है बच्चों कितने का, 1000 कुंटल का, एक कितने का बच्चों, 1000 कुंटल का, एक है बच्चों 125 इंटू 10³ कुंतल का, ठीक है ना, ये दोनों है, ठीक। अब ये कुछ दूरी पर रखे हैं, एयर में ये कुछ दूरी पर रखे हैं, और जब एयर पर ये कुछ दूरी पर रखे हैं तो एक दूसरे को कितने बल से खींच रहे हैं बच्चों, F बराबर ये खींच रहे हैं 16 न्यूटन से, खींच रहे हैं 16 न्यूटन से रखे। यदि मैं 2 गुनी कर दूं, यदि मैं इनके बीच की दूरी कितनी कर दूं, 2 गुनी, तो बताइए अब नया बल कितना हो जाएगा। तो अब नया बल कितना हो जाएगा, चाहिए चाहो तो आप कैसे करोगे, m1 m2 और r दे रखा, f दे रखा है, तो यहाँ से क्या ज्ञात कीजिए, r। पहले क्या ज्ञात करोगे बच्चों, करने का तरीका क्या है, f बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो पहले यहाँ से क्या ज्ञात कीजिए, आपको m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, f दे रखा है, g की वैल्यू तुम्हें पता है, तो पहले क्या ज्ञात कीजिए यहाँ से r। फिर अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है अगेन दोबारा से, यदि अब बीच की दूरी कर दूं मैं, तो अपनी दूरी अभी निकाल ली है, 2 गुनी रख के फिर सॉल्व कीजिए, या फिर अभी अभी हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा है अकॉर्डिंग क्या कर लो, सर फोर्स जो होता है अगर तुम बीच n गुनी कर, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 गुनी, तो 2 का वर्ग कर दीजिएगा 4 हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चियों, 16 4, तो अब कितना हो जाएगा बच्चियों, 4 न्यूटन। और आपको भी पता है यदि बीच की दूरी बढ़ाओगे फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चियों, कम, क्यों, क्योंकि न्यूटन बोल के गए हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं
चीज़ों को सोचना शुरू कीजिएगा कि देखो अपना फोर्स भी कैसा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसी सवाल को ऐसे भी कह सकता हूँ कि यदि मैं बीच की दूरी आधी कर दूँ, देखो अब मैंने बीच की दूरी क्या कर दी है, कम, तो अपना उत्तर ऑटोमेटिक कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा, उन्हें कर सकती हो कैसे कि भाई सर एफ डैश बराबर एफ बाई एन स्क्वायर, एफ कितना दिया आपने, अब बीच की दूरी कितनी कर रहे हो, आधी, तो आधी का वर्ग 1/4, तो 1/4, 4 कहाँ चले जाएंगे बच्चों पर, तो चौक कितने हो गए, 8 न्यूटन। देखो मैं यहाँ पे दूरी बढ़ा रहा था इसलिए फोर्स कैसा आ रहा है, कम, यहाँ दूरी मैंने देखो कम की, फोर्स कैसा आ गया, ज़्यादा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, देखो रिजल्ट निकल रहा है अपने आप कि दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा और दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन का निष्कर्ष क्या था, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए और बीच की दूरी को अदला बदली, तो जो फोर्स जो चेंज होता है वो क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई एन स्क्वायर। आपको हिंदी में याद रखना है कि बदला हुआ फोर्स इक्वल टू पहले का बल बट्टा बीच की दूरी में जो तुम गुना कर रहे हो उसका वर्ग कर दीजिएगा, सर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज क्या पढ़ने वाले हैं हम बच्चों कि सर अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान बीच की दूरी है वो सर वही रखिएगा, दूरी है वो सर आप वही रखिएगा और इसका द्रव्यमान बदल दीजिए। मैं कर सकता हूँ, यदि इसकी द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान कितना बच्चों, m2 है, ठीक है ना, बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, F बराबर g m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। लेकिन अब मैंने इनका द्रव्यमान बदल दिया, क्या बदल दिया बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे बदल दिया जरा देखिएगा, ये हो गया मैंने n टाइम्स गुना कर दिया और ये भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, n टाइम्स, दोनों को बराबर गुना कर दिया, कितने गुना कर दिया, बराबर। लेकिन जो बीच की दूरी थी बच्चों वो मैंने नहीं बदली, जो बीच की दूरी थी r वो वही रखी है मैंने, बस इनका मैंने जो द्रव्यमान बदला है वो कितना कर दिया, एन एम वन और एन एम टू, जबकि बीच की दूरी कितनी है r। तो आपको पता है भाई द्रव्यमान बदल दोगे तो उनका गुणनफल भी बदल जाएगा, तो न्यूटन क्यों भाई, न्यूटन बोल के गए थे एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तुमने द्रव्यमान को चेंज किया है तो बीच की दूरी भी कैसी हो गई बच्चों, बदल गई, ठीक है ना। अच्छा जब बीच की दूरी बदल गई तो फोर्स भी बदल जाएगा, तो मैंने फोर्स बदला हुआ मान लिया एफ डैश इक्वल टू जी, m1 की वैल्यू कितनी बच्चों, एन m1, m2 की वैल्यू कितनी है, एन m2, बीच की दूरी तो वही है आर उसका, ठीक है ना। तो अब फोर्स कितना आ जाएगा, एफ डैश इक्वल टू, देखो बच्चों एन मल्टीप्लाई एन एन स्क्वायर, ठीक है ना, जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। क्या देखिए गौर से देखिएगा बच्चों, ये वाला फोर्स क्या आ गया बच्चों, ये पहले का आ गया, क्वेश्चन 1 देखिएगा, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, एफ रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या रख जाएगा बच्चों जरा देखिएगा, एफ डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एफ, दैट्स मीन क्या है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मैं दूरी को स्थिर रखते हुए दोनों द्रव्यमानों को समान गुना करूं तो फोर्स पहले का एन स्क्वायर टाइम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास दो द्रव्यमान है, ठीक है ना, एक 4 किलोग्राम का है और एक कितने किलोग्राम का बच्चों, 6 किलोग्राम, ठीक है ना। दोनों की बीच की जो दूरी है बच्चों हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये उस दूरी पर रखे होते हैं तो फोर्स इनके बीच में कितना लगता है, एफ बराबर 2 न्यूटन, कितना लगता है, 2 न्यूटन। मैंने क्या किया, पहले द्रव्यमान को भी दोगुना कर दिया, पहले द्रव्यमान को क्या कर दिया, दुगना, तो कितना हो गया बच्चों, 8 किलोग्राम, और दूसरे द्रव्यमान को भी दुगना कर दिया, कितना हो गया बच्चों, 12 किलोग्राम, और उनको उसी दूरी पे जाके रख दिया, तो बताइए अब फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपने सर क्या किया है, भाई ये 2 टाइम्स किया है ना, ये भी 2 टाइम्स किया है, तो n1 और n की वैल्यू 2 हो गई, तो फोर्स कितना हो जाएगा, आपने सर क्या है, एफ डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एफ, तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का वर्ग 4, f की वैल्यू कितनी है 2, 4 दूनी, यानी कि सर पहले का जो द्रव्यमान है, पहले की फोर्स का कितना हो गया बच्चों, देखो 4 टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे वो 4 गुने में होंगे या कभी कभी ये सॉल्व करके भी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा चलिएगा एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम, या आगे की तरफ बढ़ते हैं, और तरीका है अपने पास। मान लीजिए कि सर आपने एक चीज रख करके आपने दूसरी चीज सॉल्व कराई, अब सर मेरा मन कर रहा है मैं दोनों, मेरा मन क्या कर रहा है मैं दोनों को बदल दूं, कि सर ये पहले बीच की
सर R1, R कितनी थी R, है ना। तो इनके द्रव्यमान कितनी थी M1, ठीक। अब तो फोर्स कितना लगेगा F बराबर G1 बट्टा R स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है सर, मैं क्या कर रहा हूँ सर, पहले द्रव्यमान को भी बदल रहा हूँ और दूसरे द्रव्यमान और सर बीच की दूरी भी बदल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बदल दीजिएगा। और सर अब की बार मैं सभी को अलग अलग बदल रहा हूँ, इस बार मैं सभी को अलग अलग कैसे, ये अगर N1 गुना किया है तो ये मैंने N2 गुना किया है, कोई भी वैल्यू है सर, ठीक है ना। और ये मैंने N3 गुना किया है, कितना गुना किया मैंने N3, ठीक है ना। कोई मतलब समानता नहीं है, अगर समानता होगी तो अपने फॉर्मूले में जो आएगा हम उनको समान रख देंगे, इस तरीके से कर देंगे। जरा देखिए अब फोर्स कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो फोर्स बदल जाएगा सर, सब चीज़ बदल दी है तो हम कह रहे हैं ठीक है बदल गया, एफ डैश हो गया। एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, जी M1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, N1 M1, N2 की वैल्यू कितनी है N2 M2 बटे बीच की दूरी कितनी है बच्चों N3 R का होल वर्ग। तो क्या बन जाएगा बच्चों जरा देखिएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा N1 N2 बटे N3 स्क्वायर M1 G M1 M2 बटे R स्क्वायर। जरा देखिएगा पहला समीकरण यही है अपना, तो मैं इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, F रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो जरा देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, फॉर्मूला ये बन जाएगा F डैश इक्वल टू N1 N2 बट्टा N3 का स्क्वायर F, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन के आ गया अपना, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन के आया, ये अपना मेन फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम सारे निष्कर्ष इसी से निकाल सकते थे, ठीक है ना। अच्छा एक और जरा देखिएगा समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं करूँ सर यदि N1 N2 N3 दोनों कैसे कर दिए जाए बराबर N के, तब क्या हो जाएगा बच्चों, F डैश इक्वल टू N1 की जगह पे N, N2 की जगह पे N इंटू F अपॉन N3 की जगह पे भी कितना N, ये कैंसिल आउट, F डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों F। दैट्स मीन क्या बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपना। दैट्स मीन क्या है कि सर यदि द्रव्यमान हमारे पहले के थे M1 M2 और बीच की दूरी R थी, यदि मैं तीनों को समान गुना कर दूं, द्रव्यमान M1 को भी n गुना कर दूं, M2 को भी n गुना कर दूं और बीच की दूरी को भी क्या कर दूं n गुना, तो उनके बीच में फोर्स नहीं बदलता, फोर्स वही रहता है जो पहले था। वही सिचुएशन बनी कि ये दो द्रव्यमान एयर में रखे हैं और जाकर के मैंने क्या रख दिए पानी में, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बदलता। तो ऐसे ही यहाँ पे दो द्रव्यमान थे M1 M2 बीच की दूरी R थी, मैंने इनको क्या कर दिया n गुना, M1 को भी n गुना कर दिया, M2 को भी n गुना कर दिया और बीच की दूरी को क्या कर दिया वो भी n गुना कर दी। तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स पहले का नहीं बदलेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, फोर्स नहीं बदलेगा। अच्छा जी अब आगे तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो ये रही पूरी गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है ना, जो न्यूटन के जो ग्रेविटेशन लॉ था सर ये थी। अच्छा आगे की तरफ जानकारी बढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऐसी सेम जो एयरफोर्स वाले हैं उन्होंने 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी जाकर के आवेशों के साथ पढ़ा होगा कि ये दो आवेशों के बीच की दूरी बदल दें, दो आवेशों को बदल दें और तीनों को बदल दें, मीडियम में ले जाके रख दें। तो सेम ऐसे ही जो ग्रेविटेशन पढ़ लेगा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ग्रेविटेशन पढ़ लीजिए। हम पहले आपको ग्रेविटेशन बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जब समझाएंगे जस्ट इसी के बाद, तो आपको वो बहुत जल्दी समझ में आएगी और जल्दी कवर होगी, ठीक है ना। जैसे अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, आप लोगों ने क्या देखा है बच्चों समझिएगा। मेरे पास क्या है बच्चों, ये कोई एक द्रव्यमान है ना बच्चों, ये कोई पिंड है, ठीक है ना बच्चों, ये रहा, ठीक है ना, ये कोई प्लैनेट है या कोई पिंड है, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। चलिए अब इसका क्या है बच्चों, द्रव्यमान है, इसमें क्या है बच्चों द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान है, ठीक है ना, ये m द्रव्यमान है इसका पूरे का, ठीक। यदि कोई दूसरा m द्रव्यमान इसके पास आए, जैसे मान लीजिए ये रहा मेरा द्रव्यमान एक दूसरा, ठीक है ना, मैं इसको पास में रखता हूँ, तो न्यूटन क्या बोल के गए कि सर ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, ठीक है ना।
अगर मैं इसको और दूर लेके जाऊं तो और खींचेंगे क्या, फिर और पीछे करूं क्या, खींचते रहेंगे। तो एक लिमिट तक है, ये लिमिट तक ही खींचेंगे, वैसे तो अनंत तक खींचते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि इस द्रव्यमान के चारों ओर, इस द्रव्यमान के चारों ओर क्या होता है बच्चों, एक फील्ड होता है। द्रव्यमान के चारों ओर क्या होता है बच्चों, एक फील्ड होता है पूरा, ठीक है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, क्या देखिएगा, इस द्रव्यमान के चारों ओर क्या होगा बच्चों, फील्ड होगा, ठीक है ना। ये रहा, देखिएगा, इस द्रव्यमान के चारों ओर ये फील्ड होता है, ठीक है ना, तरीके से, ठीक। यहाँ जरा फील्ड, इसके चारों तरफ में तो मैंने ये फील्ड बना दिया इसके चारों तरफ, ठीक है ना, ये रहा, ठीक। है ना, ये मैंने इस तरीके से इसको फील्ड बनाया, ठीक। ये रहा, समझिएगा, ये द्रव्यमान है और इस द्रव्यमान के चारों तरफ ये फील्ड है, ठीक। अगर कोई पिंड इसके अंदर जाएगा तभी खींचेगा ये, या इस पे ये बल का अनुभव करेगा। खींच तो यहाँ पे भी रहा है, लेकिन ये बल कैसा लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, बहुत ही छोटा है। तो ये पिंड इसके जैसे ही अंदर जाएगा तो इस पे ये बल का अनुभव करेगा। तो किसी भी पिंड की, किसी द्रव्यमान के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य द्रव्यमान इसका अनुभव करता है, आकर्षण का अनुभव करता है, भाई आकर्षण खींचेगा इसको, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र, समझने की कोशिश करना कि किसी भी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य छोटा सा द्रव्यमान किसी भी आकर्षण बल का अनुभव करता है, वो उसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। ये यहाँ, ये अगर ये पिंड यहाँ पे जाएगा, यदि ये पिंड, बच्चों जरा देखना, ये वाला पिंड, अगर ये वाला पिंड यहाँ पे भी जाए, जैसे मेरे पास ये कोई छोटा सा पिंड है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना, ये पिंड यहाँ पे है छोटा सा, ठीक। अब ये पिंड आगे जाए, यदि ये पिंड आगे जाना चाहे, आगे की तरफ मूव करे, तो यहाँ पे बल अनुभव नहीं कर रहा होगा, बहुत ही कम कर रहा होगा अगर ये यहाँ पे पिंड होगा, ठीक है ना। ये इस बल का यहाँ पे कैसे बल का अनुभव कर रहा होगा, बहुत छोटे से बल का अनुभव, लेकिन ये न के बराबर। जैसे ये अंदर जाएगा, कैसे अंदर जाएगा जरा देखिएगा, जैसे ये अंदर जाएगा, जैसे कोई धीमे धीमे अंदर गया, अंदर गया, जैसे यहाँ जाएगा इस पर एक बल लगने लगेगा, इस पर एक क्या लगने लगेगा, एक बल लगने लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये इस बिंदु पर बल लगा इस पर, ठीक है ना, ये .1 है, ये क्या है बच्चों, .1, ठीक है ना। यहाँ पे इस पर क्या लगा, फोर्स लगा। जैसे ये और ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे बल लग रहा होगा एक, और ऊपर जाएगा तो और बल लगेगा, और ऊपर जाएगा तो और बल लगेगा, यानी कि अब बल की वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी पिंड के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे ये बल का अनुभव करता है, कौन से बल का, आकर्षण बल का, वो तो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। अब पर यूनिट द्रव्यमान पर जितना बल लगता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, जरा समझते रहना इस चीज को, ठीक है ना बच्चियों। तो जरा देखिएगा, तो जैसे ही मैंने क्या किया बच्चियों, ये द्रव्यमान आगे गया तो यहाँ पे आगे जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, आगे जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है ना। ये कंडीशन बनाई मैंने अलग अलग, तो सभी कंडीशन पे द्रव्यमान कैसा फोर्स कैसा लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाया बच्चों, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इस ग्रेविटेशन फील्ड में इस पॉइंट के पास, इस पिंड के पास जैसे जैसे ये वाले पिंड जाएंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसे कैसे नोट करते हैं, आई से नोट करते हैं, आई से। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आई इज इक्वल टू एफ बाई एम, और ये बल कौन सा होगा बच्चों, आकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण का बल, आई इज इक्वल टू एफ बाई एम। बात का ध्यान रखना है, आई इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का, अच्छा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है ना बच्चियों, ये रही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला ऑफ डिफाइन क्या होगी कि एकांक द्रव्यमान पर किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, तो एफ, अगर मैं एफ की बात करूं, एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बराबर आई इंटू एम। ये भी फॉर्मूला ठीक ठाक है अपना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू एम। अब उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो एयर फोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वो इंटर में पढ़ के आए हैं। जब वो इन्होंने इंटर में पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की जगह पे क्या पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र, और गुरुत्वीय क्षेत्र की जगह पे क्या पढ़ा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परिभाषा सेम एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे द्रव्यमान को लेके चल रहे हैं, वहां पे किसको लेके चल रहे होंगे हम, आवेश को। मात्रक भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे आवेश का मात्रक आना है, यहाँ द्रव्यमान का। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपकी कोई भी कमी नहीं है, और मैंने पहले भी बोल रखा है कि जो इस सीरीज को पूरी करेगा तो गुरुत्वाकर्षण से और विद्युत से आपको किसी भी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो। बस आपको ये वीडियो पूरी अंत तक अच्छे से देखनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एफ बराबर आई इंटू एम, ठीक है ना। जैसे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल टू, वहां पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को किसने नोट किया था, ई से। ई बराबर क्या पढ़ा था हमने वहां पे, एफ बाई क्यू। मात्रक क्या पढ़ा था हमने इसका, न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था फॉर्मूला हमने, एफ बराबर क्यू ई, पढ़ाई थी ना फॉर्मूला। तो सेम वही एज इट इज है यहाँ पे, बस हमें कंपेरिजन रटना नहीं है, कंपेरिजन करके चलनी है बस, ठीक है ना। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे कि हमने गुरुत्वीय क्षेत्र में ऐसे पढ़ाया है, ठीक है ना। परिभाषा भी वहाँ पे सेम ऐसे ही पढ़ाई है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन भी करना आप, ठीक है ना। क्वेश्चन सीरीज तो हम लेके आएंगे, आप लोगों को ये सॉल्व करना है। चलिएगा, आज का टॉपिक अपना यहाँ तक ही है, ठीक है ना। कल हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आपको लिए लाइव आएंगे, ठीक है ना। आपको जो भी कोई क्वेश्चन करना हो आप कमेंट में लिख के कर दीजिएगा, हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है ना। और आपके कोई भी डाउट हो उसे कमेंट में कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट को पूरा सॉल्यूशन देंगे, कोई भी हो अपनी कोशिश हम पूरी करेंगे। जुड़े रहिए हमसे, ठीक है ना। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।